नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देहरादून से हम खबर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी खबर है। ये विभाग को जुलाई तक मिलेंगे 1564 नर्सिंग अधिकारी। 29 मई से अभ्यर्थियों का सत्यापन शुरू होगा। मेरिट के आधार पर 2302 व्यक्तियों को एडमिट कार्ड होंगे जारी और 1564 नर्सिंग पदों के लिए लगभग 5000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जुलाई में चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को सौंपी जाएगी। तो अहम खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमे के लिए अगर देखा जाए तो ये बड़ी राहत, बड़ी खबर है और आम लोगों के लिए भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी खबर, क्योंकि अगर किसी भी महकमे में कुछ बदलाव होता है, कुछ नया होता है तो उसका सीधा सीधा जो संबंध होता है वो आम जनता से होता है। 29 मई से अभ्यर्थियों का सत्यापन शुरू होगा और मेरिट के आधार पर 2302 व्यक्तियों को एडमिट कार्ड जारी होंगे और 1564 नर्सिंग पदों के लिए लगभग 5000 अभ्यर्थियों के नामांकन और जुलाई में चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को सौंपी जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी खबर है ये। देहरादून से हम खबर, और विभाग को जुलाई तक मिलेंगे 1564 नर्सिंग अधिकारी। 29 मई से अभ्यर्थियों का सत्यापन शुरू होगा और मेरिट के आधार पर 2302 व्यक्तियों को एडमिट कार्ड जारी होंगे और इसके अलावा 1564 नर्सिंग पदों के लिए 5000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। जुलाई में चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को सौंपी जाएगी और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 1564 ये जो नर्सिंग अधिकारी होंगे, अगर वहाँ पे मैन पावर बढ़ेगी तो जाहिर है कि उत्तराखंड के लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि कई बार होता है कि इलाज के लिए उनको लंबी लाइन लगानी पड़ती है या फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसे में जब भर्तियाँ होंगी तो फिर न सिर्फ उस महकमे में मैन पावर बढ़ेगी बल्कि आम जनता को भी सहूलियत होगी। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी खबर है और विभाग को जुलाई तक 1564 नर्सिंग अधिकारी मिलेंगे। 29 मई से अभ्यर्थियों का सत्यापन भी शुरू होगा और मेरिट के आधार पर 2302 व्यक्तियों का एडमिट कार्ड जारी होंगे। 1564 नर्सिंग पदों के लिए 5000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। जुलाई में चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को सौंपी जाएगी। उत्तराखंड सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। बता दें कि ये बैठक प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलाई गई। इस बैठक में जमीन से जुड़े हुए सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी शामिल रहे। बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू और फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के मुताबिक अब तक की कार्रवाई में करीब 300 से ज्यादा अवैध मजार और साथ ही 40 से ज्यादा मंदिर ध्वस्त किए जा चुके हैं। तो उत्तराखंड सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई और ये बैठक प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी ने बुलाई थी। इस बैठक में जमीनों से जुड़े हुए सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू और साथ ही फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक, अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, आनंद वर्धन और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही राज्य में अवैध अतिक्रमण के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी पराग मधुकर डकाते भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, हमने ये पहले ही कहा था कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा, उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि से अतिक्रमण। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों के उत्तराखंड पहुंचने पर खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू हुए अभी 1 महीने का वक्त ही हुआ है। भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन के लिए आएंगे और इस बार एक नया रिकॉर्ड बनेगा।
और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित जी, अगर देखा जाए तो तीर्थ यात्री चारों धाम में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त होनी जरूरी है, जिस बाबत सीएम धामी ने भी कहा कि तीर्थ यात्रियों का स्वागत है और उसके साथ साथ व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जाएगा। तो ऐसे में अब धरातल पर भी वो काम होता हुआ नजर आ रहा है सीएम के निर्देशों के बाद। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक चारों धामों में श्रद्धालुओं ने वहां पर दर्शन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि जो मौसम की वजह से तमाम जैसे दिक्कतें आई हैं, दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से कई बार यात्रा को रोकना भी पड़ा है। अभी तक पहले 15 तारीख तक के लिए जो नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 25 तारीख तक के लिए रोक लगाई गई है। लेकिन वहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ जिलाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। कहीं भी अगर कोई भी रूट बाधित होता है या फिर कोई भी रूट पे अगर कोई जाम होती है, उसको कैसे निराकरण करना, कोई दुर्घटना होती है उससे कैसे निजात पानी है, कैसे तत्काल प्रभाव से वहां पर राहत और बचाव कार्य किया जाए। इसके साथ ही जो अन्य व्यवस्थाएं, चाहे वो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे फिर जो वहां पर जो खच्चर चलते हैं, घोड़े खच्चर चलते हैं, उनके रहने की व्यवस्था हो, उनके ठहरने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इस ओर भी ध्यान दिया गया है। सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। मुख्य तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें, क्योंकि पिछली बार भी यात्रा के दौरान तमाम श्रद्धालुओं ने दम तोड़ दिया था। कोई अगर ग्रसित पहले से ही लंबी बीमारी से अगर कोई ग्रसित है श्रद्धालु है, तो वो उसकी जानकारी ली जा रही है और उसकी जानकारी उस फार्म में भी भरवाई जा रही है। रजिस्ट्रेशन के दौरान उसको सबमिट किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है और उनको उनका फॉलोअप भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उसके द्वारा उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और उसको देखा जा रहा है, जगह जगह उसकी चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी जगह पे किसी भी प्रकार की हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, शुक्रिया पवन दीक्षित इस सारी जानकारी के लिए। G20 की अगली बैठक 25 से 27 मई ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में आयोजित की जा रही है। बता दें कि इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को G20 की 3 बैठक करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि पहली बैठक रामनगर में आयोजित की जा चुकी है और अब आगे की बैठकों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, जो यहाँ का वैशिष्ट है, जो किया हुआ कार्य है, या जो चीज़ें पूरे विश्व के अंदर जानी चाहिए, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको विश्व के अंदर ले जाने के हमारे पास अच्छा अवसर मिला है। तो G20 के सभी लोगों के स्वागत के लिए और अपनी पहचान को और समृद्ध बनाने के लिए हम लोग तैयार। उधर किसान कामगार मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने अपने काम कार्यालय पर आचार्य लोकेश शास्त्री का भव्य स्वागत किया। साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे महान कार्यों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि लोकेश शास्त्री ने जो समाज सेवा का बेड़ा उठाया है, जो निर्धन बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ है
उनके शिक्षा का भार उठाते हैं। आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद में ये मेरे आवास पर लोकेश शास्त्री जी गुरुजी आए, इनका मैं आशीर्वाद लिया, इनका मैंने सम्मान किया। ये भी एक समाज सेवी हैं, ये एक इन्होंने गुरुकुल चला रखा है, उसमें एक अच्छी शिक्षा देते हैं। और जो बच्चे बसे हैं जिनको फीस नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते, उनका सबका खर्चा उठाते हैं, उसका कार्य करते हैं। मैं जो अच्छे समाज में मीडिया, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन और जो जो भी हैं, किसी धर्म के धर्म गुरु जितने भी हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका मैं सम्मान करता हूँ जो समाज के लिए कार्य करते हैं। आज बहुत दिन बाद नंबरदार श्री सुभाष चौधरी जी के कहने पर आज इनके आवास पर आया हूँ और बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ पर स्वागत सत्कार किया। किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं आप और हर हमेशा किसानों की और भक्ति योग मार्ग पर सनातन धर्म के लिए जो अनन्य जगहों पर जाकर के जो कार्य करते हैं, तहे दिल से मैं सुभाष चौधरी जी का बहुत आभार और अभिवादन और आशीर्वाद देता हूं कि भगवती माँ पीताम्बरा की अनंत कृपा इनके ऊपर बनी रहे। इसी तरह के जन कल्याण के हित के लिए ये कार्य करते रहें और आगे भी जब तक जीवित हैं तब तक इस तरह के कार्य ये करते रहेंगे। दिनेशपुर पीएचसी को कायाकल्प योजना के तहत 2 लाख का पुरस्कार मिले जा रहा है। वहीं लगातार दूसरी बार दिनेशपुर पीएचसी को 2 लाख की धनराशि मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कायाकल्प योजना के तहत बेहतर अस्पतालों की सूची में दिनेशपुर स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। वहीं योजना के तहत अस्पताल को जिले में सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में 2 लाख की राशि दी जाएगी। साथ ही कायाकल्प योजना के तहत दिनेशपुर पीएचसी का चयन हुआ। लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण इस अस्पताल का नाम योजना के तहत चयन सूची में शामिल किया गया है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा दवाई देने के लिए। इसमें पूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ का सहयोग रहता है, उस वजह से हम लोगों ने ये प्रथम स्थान लिया है। इसमें है कायाकल्प अवार्ड वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मिला है हम लोगों को। इसमें 2 लाख की धनराशि मिलती है। अस्पताल के रख रखाव देख रेख में सौंदर्यकरण के लिए वो पैसा खर्च होता है। उधर लालकुआ की टांडा रेंज की वन विभाग टीम ने नेशनल हाईवे प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में वन भूमि पर हाईवे किनारे बने 2 धार्मिक स्थल को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। वहीं दोनों ही धार्मिक स्थल लगभग 40 से 50 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इधर वन विभाग ने दोनों ही स्थलों को ध्वस्त करने के साथ ही लोगों को वन विभाग और हाईवे की जमीन पर किसी तरह के अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। बताते चलें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से जंगलों और सड़कों के किनारे अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश जारी किए गए थे और इसके तहत तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज के अंतर्गत दवाई स्थित नेशनल हाईवे के किनारे वन भूमि पर बने हुए 2 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया था। वहीं वन विभाग की ओर से पूर्व में स्थलों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे, मगर अभी तक उन्हें हटाया नहीं गया। के आदेश के अनुपालन में पहली बार ये नंगला बाईपास के बाद एक मजार थी और ये मंदिर दोनों को हम आज ध्वस्त कर दे रहे हैं और आगे की कार्रवाई अभी देखते हैं क्या होती है।
सर कितने धार्मिक स्थलों को वन विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है आपके? नहीं, हमारे पास तो जैसे जो टांडा रेंजेस में 2 ही धार्मिक स्थल थे जिनको आज ध्वस्त किया जा रहा है और अतिक्रमण है, इनको हटाया जाएगा। कुछ और भी चिन्हित करा जाएगा? हाँ, कुछ अतिक्रमण क्षेत्र है जिनको चिन्हित किया जाएगा और उनको हटाया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से सहयोग लिया जा रहा है पुलिस को? देखिए, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, पन्नगर थाना पुलिस, उधम सिंह नगर की पुलिस और पीएससी के सारे कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ हैं। ये एनएच के अधिकारी हमारे साथ हैं। ये जो मस्जिद और ये मंदिर है एनएच की एरिया में आ रहा है, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पच्चीस मई से शुरू होने जा रहे G20 सम्मेलन के लिए उत्तराखंड ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और वहीं पर जौली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर रानी पोखरी और ऋषिकेश तक चप्पे चप्पे पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों और जवानों के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की टीमें भी विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में तैनात रहेंगी। आज एसडीआरएफ मुख्यालय जौली ग्रांट में एसएसपी डॉक्टर दिलीप सिंह कुंवर ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को ब्रीफ करते हुए सभी पुलिसकर्मियों से देवभूमि की मर्यादा के तहत विदेशी मेहमानों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने की बात कही। ये 24 से 28 के बीच में जो जी समिट की मीटिंग है उसके संबंध में हमने सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली हैं। आज यहाँ पर फोर्स का ब्रीफिंग था, मैंने फोर्स को बता दिया है ए टू जेड जो भी उनकी व्यवस्थाएं करनी है। कल हमारा यहाँ पर सुबह पूर्वाह्न में रिहर्सल है, रिहर्सल के बाद फिर उनकी डीब्रीफिंग होगी और ये इसमें हमारे लगभग सारे कंपोनेंट हैं। इसमें एनडीआरएफ की एक टीम रहेगी जो भी केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर आदि जो भी हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है आतंकवादियों के द्वारा, उसके संदर्भ में भी टीमें यहाँ पर हैं। हमारी एटीएस की टीमें भी है, हमारे आर्म्ड फोर्स भी रहेगा, ट्रैफिक भी रहेगा, सारे कंपोनेंट यहाँ पर हम हैं। और हमारा प्राइमरी यहाँ पर ड्यूटी है कि जो डेलीगेट्स लैंड करेंगे यहाँ पर उनको सेफली सीआईएसएफ के साथ उचित समन्वय स्थापित करते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकाल करके उनको गाड़ी में बिठा करके और जो रूट है रूट से सेफली उनको टिहरी जनपद में प्रवेश दिलाना। बद्रीनाथ में तीर्थ यात्रियों की आमद बढ़ती जा रही है और आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों श्रद्धालु सिंहद्वार से लंबी कतारों में खड़े होकर बद्री विशाल के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए पाए गए। खुशगवार मौसम के बीच में रविवार को इस सीजन की सबसे अधिक रिकॉर्ड भीड़ 20,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्री धाम पहुंचे। कपाट खुलने में अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 3,50,000 तीर्थयात्री श्री हरि नारायण भगवान के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर चुके हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि पंजाब से बद्री धाम पहुंचे एक दल के बैंड और मशकबीन की धुनों पर कैसे श्रद्धालु श्री हरि भक्ति में डूबकर झूमते हुए आनंदित हो रहे हैं। कुछ इस तरह का आध्यात्मिक माहौल बना रहा नारायणपुरी श्री बद्रीनाथ धाम में। वही बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर
हरीश गौड़ के अनुसार बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन मुस्तैदी से मंदिर परिसर में नजर बनाए हुए है। प्रत्येक यात्री को सुगमता से दर्शन कराना बीकेटीसी की पहली प्राथमिकता है। रामनगर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा जंगल में सटे गांव के लोगों को हटाया जा रहा है, जिसके लिए कई विभागों ने मकान खाली करने को लेकर नोटिस दिया। विभागों का कहना है कि ये सभी लोग मकान खाली करने के साथ साथ सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा अतिक्रमण भी करके बैठे हुए हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोग धरना भी दे रहे हैं। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज सरकार जिन्हें उजाड़ने का काम कर रही है, वहीं उन्हें बसाने की कोई नीति सरकार के पास नहीं है। वक्ताओं ने यह भी कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लैंड जिहाद नहीं बल्कि लैंड लूट का काम कर उत्तराखंड को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इस नीति का विरोध करते हुए कहा कि सरकार और संबंधित विभाग गरीब जनता के हित में अपने निर्णय को वापस ले। जैसे रामनगर के अंदर अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घरों को तोड़ने का जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस से पूरे रामनगर में भूचाल सा आ गया है और लोगों का दिन रात का चैन जो है उड़ गया है, जिसको लेकर 4-5 दिन से यहाँ पे हम लोग एक संयुक्त गैर राजनीतिक दल बनाकर हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। जिसके क्रम में पहले दिन हमने डीएफओ कार्यालय में ज्ञापन दिया, तहसीलदार को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद अगले दिन हमने जुलूस की शक्ल में पूरे शहर में हमने जनाक्रोश रैली निकाली। हम इन आंदोलनों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो तुम्हारा तुगलकी फरमान रामनगर के अंदर जारी किया गया है और बरसों से 50-50, 60-60 सालों से लोग उन मकानों में रह रहे हैं, चाहे वो किसी की भी ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन बताकर आप उन्हें अवैध करार दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आंदोलन किया है। आज हमने कल हमने डीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया था, आज हमने सिंचाई विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया है, क्योंकि सिंचाई विभाग की बहुत सारी ज़मीन, उनका कहना है कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसको नोटिस दिए जा चुके हैं और तोड़ने का काम बहुत जल्द ये करने जा रहे हैं। तो हमने इस धरने के माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया तो जनता के साथ मिलकर रामनगर में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज हमने सिंचाई विभाग में धरना दिया है, कल से हमारा निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे। उसमें हम एक दिन मसाल जुलूस निकालेंगे, उसके बाद नेशनल हाईवे को जाम करने का काम करेंगे। यदि सरकार फिर भी नहीं जागती है तो आमरण अनशन किया जाएगा। देखिए, जनपति जी जो सत्ता में काबिज हैं वो लोग आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। माननीय विधायक जी 3-4 दिन से देहरादून थे, मेरे ख्याल से वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके जितने भी छोटे कार्यकर्ता जो अपने आप को सत्ता की हनक दिखाकर लोगों को, गरीब लोगों को दबाने का काम, धमकाने का काम करते हैं, वो लोग आज जनता की लड़ाई के लिए कहीं भी जो है सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। देहरादून के रेस्टोरेंट संचालक रिटायर आर्मी ऑफिसर के साथ खाने को लेकर झगड़ा हो गया। वहीं पर झगड़े में जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 19 मई को देर रात रेस्टोरेंट मालिक पर 2 लोगों ने गोली चला दी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात व्यक्तियों की खोज में जुट गए। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाल करने के बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। खाना खाने को लेकर विवाद, होटल संचालक व फायरिंग, दोनों अभियुक्त गिरफ्तार। उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया गया। वही अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसको लेकर एसटीएफ की टीम द्वारा थाना रायवाला पुलिस के साथ ही संयुक्त कार्रवाई कर दी गई। थाना रायवाला पुलिस के साथ ही संयुक्त कार्रवाई करते हुए थाना रायवाला स्थित 3 पानी फ्लाईओवर के पास से अभियुक्त कपिल देव से 207 ग्राम स्मैक बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। एसटीएफ के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध थाना रायवाला में एनपीएस एक्ट के तहत अंतर्गत पंजीकृत करवाया गया। तौसीफ खान नामक जो व्यक्ति है, जो बरेली का है, जो आनंद कुमार को उपलब्ध कराता है और बिजनौर से आनंद कुमार जो है देहरादून तक पहुंचाता है। तो इन दोनों की भूमिका की भी हम लोग जांच करेंगे और हमने आनंद कुमार के लिए टीमें भी निकाल दी। कंडोली का रहने वाला है और इस पर पूर्व में भी 2019 में एक एनडीपीएस का जो है अभियुक्त पंजीकृत है और अभी ये बेल आउट है उसमें। आनंद कुमार का अभी इसमें खंगालेंगे कि क्योंकि इसके ससुराल है कपिल देव के वहाँ पर, और आनंद कुमार जो है इसको बरेली से तौसीफ खान नामक व्यक्ति से लेकर यहाँ सप्लाई करवाता है कपिल देव को, और कपिल देव यहाँ सिटी में इसको सर्कुलेट करता है, बांटता है। चलिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।